हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता देंगे। एम आई ऑडिबल? बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? क्या चल रहा है दोस्तों? दोस्तों, लेट? कौन लेट आया? तुम लेट आए हो? तुम लेट आए हो क्योंकि मैं तो नहीं आया। कौन लेट आया बेटा? मैं तो नहीं आया। हाँ हाँ? लेक्चर 5 है? ओके ओके। ओके जी। L5। ठीक है, ठीक है। क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन आ रही है भैया? आज क्लास की छुट्टी कर दो, ऐसा कह रहे हैं बच्चे? क्यों कर दूं भाई क्लास की छुट्टी? एक बात बताना। ऐसे कैसे कर दूं मैं क्लास की छुट्टी यार? ऐसी बातें कर रहे हो? अब वापिस आए तो बताना, ठीक है? चलो, करें, शुरू करें। कैसे हो सब? पहले तो ये बता दो, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है? एनर्जी हाई है क्या? एनर्जी एनर्जी कैसी है सबकी? क्या सबकी जोश, क्या सबका एनर्जी हाई है? क्या पढ़ने के मूड में हो या फिर नहीं हो? भैया आप तो हमसे कभी भी पूछो, हम तो कहाँ ही होते हैं पढ़ने के मूड में। बट फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आ जाओ। आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। क्या किसी को पता है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? क्या किसी को पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? बताओ। पता है? पता है? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसकी मदद से आप समझ जाओगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक कांच का ग्लास लो। आप घर पे भी कर सकते हो। एक कांच का आपको क्या लेना है, ग्लास लेना है, और उस ग्लास में पेंसिल को डुबो देना है। क्या कर देना है बेटा? पेंसिल को डुबो देना है। क्या तुम करोगे इसको घर पे? बताओ, करोगे? अरे भाई, एक बच्चा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख रहा है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहां पड़ा था? कहां पड़ा था? पता? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बेटा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन अलग है। अगर आप एक पेंसिल को एक कांच के ग्लास में डालोगे ना, ट्राई करके देख सकते हो, तो आपको ना यहां पे ऐसा लगेगा कि पेंसिल आपकी बेंड हो गई। दिख रहा है? करके देखो, करके देखो, ट्राई करो। आपको लगेगा कि पेंसिल बेंड हो गई। बट क्या पानी में पेंसिल बेंड हो सकती है? हाँ, क्या लग रहा है? हो सकती है पेंसिल बेंड? नहीं भैया, नहीं हो सकती। ऑब्वियस ही बात है, ऐसे कैसे हो जाएगी पेंसिल बेंड? बताओ, ऐसे कैसे हो जाएगी पेंसिल बेंड? कैसी बातें कर रहे हो यार भैया? हाँ, नहीं हो सकती पेंसिल बेंड। तो फिर यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कांच के ग्लास में पानी भरते हो और उसमें नींबू को डालोगे, तो नींबू आपको बड़ा दिखाई देगा। नींबू आपको बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्या नींबू बड़ा हो गया क्या? है? नींबू ने कॉम्प्लान पी लिया और नींबू बड़ा हो गया? नहीं भैया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नींबू तो बड़ा ही नहीं हुआ भैया। फिर हुआ क्या है एक्चुअली में? बदलाव क्या है, चेंज क्या है? सोचो, सोचो। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। अगर आप पानी के ग्लास में डालोगे, तो कॉइन ना आपको पानी के ऊपर दिखाई देगा। यानी एक्चुअली में जिस डेप्थ पे कॉइन है ना, उस डेप्थ से ऊपर आपको दिखाई देगा। ऐसा बहुत बार होता भी है। अगर आप नदी वगैरह में जाते होगे तो आपने देखा होगा कि जो नदी होती है उससे ऐसा लगता है कि ज्यादा गहरी नहीं है। अगर साफ पानी है तो ऐसा लगेगा ज्यादा गहरी नहीं है।
पर जब तुम उसके अंदर कूदते हो तो तुम्हें पता चलता है नदी तो बहुत ज्यादा गहरी है ना? होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या बोलते हैं? इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेटा बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। भैया फिर है क्या रिफ्रैक्शन, ये तो बताओ। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? क्या है रिफ्रैक्शन? सोचो। पता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है ना, तो लाइट बेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट कहां से आई? एयर से। कहां पे? पानी के अंदर। लाइट बेंड हो गई। और जब लाइट बेंड होती है तो उस ही फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेटा बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशन देखना सबसे पहले। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसमें क्या आएगा? बेंड आ जाएगा। उसमें क्या आएगा बेटा? बेंड आएगा। एक मिनट ना। बहुत बढ़िया। पर अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, अच्छा आज, अरे हाँ, आज क्लास छुट्टी नहीं करी। अरे यार, सबसे पहले तो सभी को ईद मुबारक, है ना? आज ईद है। तो आई नो आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि छुट्टी मांग रहे होंगे आज के दिन पे, बट आज क्लासेस हैं, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी, बट आप सभी को नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ठीक है? तो अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छे से एंजॉय करो, है ना? जितने भी यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई और बहनें हैं, वो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो आज का दिन। और आप बाद में देख सकते हो, कल देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर को। ठीक है? आज लाइव क्लास हो रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, है ना? बट हाँ, आप सभी को। ठीक है? ओके। ओके। ठीक है। यस। 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 हाँ। हाँ। ठीक है, आपको भी आ गया है भाई, सबने आपको भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है। ठीक है। चलो, तो मैं तुम्हें रिफ्रैक्शन बता रहा था। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। यानी ऐसे समझो, मान लो ये है एयर, ये है वाटर। तो जब लाइट आ रही थी तो लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी, लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया लाइट आखिर क्यों बेंड कर रही है? तो किसी के मन में सवाल आ रहा है, लाइट क्यों बेंड कर रही है? वाई? बताओ क्यों, क्या लगता है? रीजन सिंपल है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है। क्या बदल जाती है बेटा? स्पीड बदल जाती है। तो याद रखना, ये होता इसलिए बिकॉज लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट मीडियम। यानी एक मीडियम में अलग स्पीड है, दूसरे में अलग स्पीड है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि लाइट जो है वो बेंड कर गई। लाइट जो है वो बेंड कर गई। क्या एक्चुअली में भैया लाइट बेंड करती है? नहीं, एक्चुअली में लाइट कभी बेंड नहीं करती। बट फिजिक्स के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि लाइट यहां से यहां बेंड कर जाती है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्पीड बदल जाती है। एयर में लाइट की स्पीड बहुत तेज है, वाटर के अंदर स्पीड स्लो है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि लाइट बेंड कर गई। बट एक्चुअली में, अगर मैं तुम्हें एक्चुअली में बताऊं तो लाइट कभी बेंड नहीं कर सकती। बट हाँ, हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, हम यहां अज्यूम करते हैं। ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो यानी होता क्या है, रीजन देख लो, कभी कभार पूछा जाता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर इट टेंड्स टूवर्ड नॉर्मल। अभी बताऊंगा। बिकॉज देयर इज अ रिडक्शन इन स्पीड। अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। देखो, जो मीडियम होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। मीडियम्स जो होते हैं, मीडियम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेयरर और डेंसर। कोई बता सकता है रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है? रेयरर मीडियम वो है जिसकी
जिसकी डेंसिटी डेंसिटी कम है, कम है, ठीक है, और डेंसर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। कैसे पता लगाओगे डेंसिटी? ऐसे समझो कि कौन कितना ज्यादा थिक है, तो एयर तो बहुत पतली होती है, एयर से ज्यादा डेंसिटी पानी की होती है क्योंकि पानी थोड़ा गाढ़ा होता है, और पानी से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ग्लास की होती है, क्योंकि ग्लास तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ग्लास तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है। अब समझना बेटा होता क्या है, इमेजिन करो यहां पे दो केस हैं, मान लो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयरर यानी ये एयर है और मान लो ये वाटर है, ठीक है। अब लाइट आई और लाइट टकराई। अब जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट बेंड करेगी। लाइट को वैसे जाना तो सीधा चाहिए था, बट क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो लाइट बेंड करेगी। अब सवाल यह है कि लाइट कहां बेंड करेगी? तो ध्यान रखना, यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है सरफेस के। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते आए हैं, है ना। आज से पहले से हम हमेशा इसको नॉर्मल बोलते आए हैं, ठीक है। और जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रही होगी तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, ये रूल होता है, ये रूल होता है, ठीक है। तो जब वो लाइट टकराएगी, यहां टकराई तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, यानी जानी तो यहां चाहिए थी बट वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर गई, ठीक है। तो कहां बेंड हुई? टूवर्ड्स नॉर्मल। पर भैया इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बताओ। सिंपल, कि स्पीड ऑफ लाइट जो डेंसर मीडियम है उसमें कम होती है, पानी में लाइट की स्पीड कम है, तो इस वजह से लाइट जो होती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, जो कि यहां पे लिखा भी हुआ है, जो कि यहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसका अपोजिट केस देखते हैं, अपोजिट केस देखते हैं, फिर ट्रिक भी दे दूंगा याद करने की, टेंशन मत लो। अपोजिट केस क्या है? देखो, अब ये डेंसर है, ये रेयरर है, लाइट आई, लाइट टकराई। अब वैसे तो लाइट को सीधा जाना चाहिए था, हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? बट लाइट सीधी नहीं जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको चुल है भाई। तो देखो सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और लाइट जो है वो यहां पे टकराएगी और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल ये था, इससे दूर जाने लगेगी। लाइट विल ट्रेवल अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसका रीजन क्या है? सेम रीजन, डेंसर से जब रेयरर में आई तो लाइट की जो स्पीड थी वो तेज हो गई, जिस वजह से वो लाइट दूर जाने लगी, लाइट दूर जाने लगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं है तो एक बार पी के लिख दो। क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? ठीक है भैया, पर ये याद कैसे करेंगे? क्या कोई ट्रिक है आपके पास? मैंने कहा बिल्कुल है ट्रिक। हाँ, बता दूं क्या? पीके ट्रिक, पीके ट्रिक, चलो आओ। तो भाई पीके ट्रिक ये बोलती है, पीके ट्रिक ये बोलती है कि जो डॉक्टर है, सॉरी, पीके ट्रिक ये बोलती है कि किताब आती है तुम्हारी मैथ की, आर डी शर्मा। किस किसने आर डी शर्मा वाली जो किताब है उससे पढ़ाई करी है? किस किसने आर डी शर्मा वाली जो किताब है उससे पढ़ाई करी है? पहले मुझे ये बताओ, पढ़ाई करिए या नहीं करिए? करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। तो भाई ट्रिक ये बोलती है कि आर डी शर्मा जी को, आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद है। जैसे गाना आता था ना, एक सलमान खान की पिक्चर थी, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद है। और जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं? वो पेशेंट को सही करते हैं, तो उनको नॉर्मल लोग पसंद नहीं आते कि अरे अगर तू नॉर्मल है तो मेरे पास आया ही क्यों है, अगर तू नॉर्मल है तो मेरे पास आया ही क्यों।
यानी डॉक्टर को नॉर्मल पसंद नहीं है ना। अब ये ट्रिक क्या बोलती है कि जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा क्योंकि डॉक्टर को तो नॉर्मल पसंद ही नहीं है, डॉक्टर को नॉर्मल पसंद ही नहीं है, तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चला जाएगा। तो ये है हमारी यहां की पीके ट्रिक, ये है हमारी यहां की पीके ट्रिक। क्या है पीके ट्रिक? क्लियर है बेटा? ऐसे आपको याद करना है। क्या हो रहा है भाई? कितनी बार ब्लैक स्क्रीन आ रही है? क्या हो रहा है? मुझे तो दिख नहीं रहा है यहां से, लिटरली मुझे नहीं दिख रहा है। तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। रुको फिर मुझे एक बार सही करने दो। मैं लेट मी चेक बेटा, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुकना है ना, लेट मी चेक। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी बार ब्लैक स्क्रीन आएगी? कैसे पॉसिबल है यार ये? अगर आती तो मुझे भी तो दिखती ना यार। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है बेटा, ये ट्रिक समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक समझ में आ गई यार। ये फालतू में अपना लिखना बंद कर दो। एक दो बार ठीक है, मान लिया मान लिया, पर तुम फिर ना इन चीजों को मजाक में लेने लगते हो, फिर वही हरकतें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ना रिफ्रैक्शन के ना बेटा कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। ठीक है, क्या क्या नियम है? क्या क्या नियम है? आ जाओ वो देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर तुमने वापस से फालतू में लिखा ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं क्लास बंद कर दूंगा। मैं अभी यहां पे क्लास को रद्द कर दूंगा, फिर तुम लिखते रहना जो तुम्हें लिखना है। मैं सही बता रहा हूं। जब कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो सुन लो। कल बोला था इस लेक्चर में थोड़ा सा शांति बनाए रखना, थोड़ा हंसी मजाक कम करना, और प्लीज पढ़ाई पे फोकस करना। कल बोला था या नहीं बोला था मैंने? फिर वही हरकतें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? सुनो, दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ हुआ करते थे, वैसे यहां पर भी दो ही लॉ हैं, पर पहला लॉ तो एकदम सेम है। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी सेम है, बस यहां पे टर्म्स बदल जाती हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड है, यहां पर रिफ्रैक्टेड है, और नॉर्मल, ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी सरफेस ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो पहला तो बहुत कॉमन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरा वाला कॉमन नहीं है। क्यों? दूसरा वाला जो है वो पता क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अभी तक या नहीं पढ़ी है? पहले मुझे चैट में यस या फिर नो लिख के बता दो, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा। मैथ्स में एक चैप्टर होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। क्या तुमने अभी तक पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है अभी तक? वहां तक मुझे लगता नहीं वहां तक तुम अभी तक पहुंच पाए होगे। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? ठीक है, फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर ठीक है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction remains constant and it is called Snell's law of refraction। सबसे पहले इस पूरे नियम को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले तो इसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है इसको मैं समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक लाइट आई,
टकराई और नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई, ठीक है। तो एक तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो एंगल होते हैं, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकंड लॉ यानी स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई। अब भैया साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जो कि आप मैथ्स में पढ़ोगे। अभी के लिए तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं मैथ्स तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, वो तुम्हें शोभित भैया पढ़ाएंगे, वरना उनकी नौकरी भी खा जाऊंगा भाई मैं, है ना। हाँ, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का जो डिवीजन होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें साइन की कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं एक वैल्यू का चार्ट बना रहा हूं, अभी के लिए बस उसको नोट कर लेना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, या फिर लिख सकते हो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है, कोई बता सकता है कितनी होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बताओ, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? √3/2 नहीं पता? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो वैल्यूज हैं, आप बस मेरे लिए, मेरे कहने पे ये जो 5 वैल्यूज हैं, इनको तुम याद कर लो, क्योंकि अगर तुम इन 5 वैल्यूज को याद कर लेते हो तो सेकंड लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम कर पाओगे, ठीक है। मेरे कहने पे 5 वैल्यूज तुम याद कर लो, कर लोगे इतना? प्रॉमिस है, वादा है, इतना तो भैया हम कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। अब साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी यहां पे क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट? किसी चीज के तो बराबर होगा ये, किसके बराबर है, क्या कांस्टेंट? तो यहां पर एक नई टर्म आती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या टर्म आती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टेल्स अस हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन लाइट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम वैक्यूम। या फिर आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से ताकत है। मैं आपको समझाता हूं, ऐसे समझो, मेरे से आपने पंजा लड़ाया, तो मैं कुछ लोगों को हरा दूंगा क्योंकि मेरी ताकत उनसे ज्यादा होगी, पर कुछ लोगों से मैं हार जाऊंगा क्योंकि उन लोगों की ताकत मुझसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो मेरी ताकत है, मेरी पावर है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक मीडियम की ताकत है लाइट को बेंड करने की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट शोज, क्या बताता है वो, कि एक लाइट उस मीडियम में कितनी बेंड होगी। तो हर मीडियम की वो जो ताकत होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, है ना। हाँ, और ये जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, एन को ऐसे नीचे घुमा दो, एन को ऐसे बेटा नीचे घुमा दो, देखो, एन को थोड़ा सा क्या करो, एन को ऐसे नीचे घुमा दो,
ये है इसका सिंबल, एन को हल्का सा ऐसे नीचे घुमा दो। कुछ कुछ किताबों के अंदर एक सिंबल ऐसा भी बनाया गया है, यू। यू जैसा सिंबल भी आपको बहुत सारी किताबों के अंदर देखने को मिलेगा, बट मेनली हम ये एन वाला सिंबल ही यूज करते हैं। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बता रहा है कि यार जो लाइट है वो मेरा मीडियम कितना बेंड करेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से ताकत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? एक तरीके से ताकत है। क्या है? ताकत है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, तो तुम मुझे खुद बताना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। मुझे पता है बहुत सारी चीजें आज तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी, बट समझते चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का ज्यादा होगा जो ज्यादा डेंसिटी वाला होगा, है ना। जैसे कि ग्लास, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। अच्छा, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और एक चीज और याद रखना कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है। किसका? एयर का। एयर का हमेशा हम 1 लेते हैं। पहली चीज, पहली चीज। दूसरी चीज, और किस पे डिपेंड करेगा बताओ? बताओ, सोचो, सोचो। एक बात बताओ मुझे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ज्यादा है तो क्या वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा? यस और नो? अरे अगर मेरी ताकत ज्यादा है, मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एबिलिटी टू बेंड अ लाइट। तो अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मैं लाइट को ज्यादा बेंड करूंगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। ठीक है। और तीसरा रिलेशन, ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, और मैं तीसरा रिलेशन लिखवाने जा रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी देखो, एक बात मुझे बताओ, हवा में लाइट बहुत तेज ट्रेवल करती है, बट अगर मैं किसी और मीडियम की बात करूं जैसे कि ग्लास, उसमें लाइट ना उतना तेज ट्रेवल नहीं करती। तुम बोलोगे हाँ भैया नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जो लाइट की स्पीड है वो कम हो गई। यही तो लिखा है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी, वो कम होगी। हाँ या ना? तो अगर ये तीनों रिलेशन समझ आई तो चैट में पी के लिख दो जल्दी से, जल्दी से। हाँ, ठीक है, ठीक है। यानी ये तीन चीजें बच्चों को समझ में आ गई है। Refractive index is directly proportional to optical density. Refractive index is directly proportional to bending, and refractive index is inversely proportional to speed of light. अब सवाल ये आता है कि भैया अब वापस से आते हैं स्नेल्स लॉ पे। कहां पे आते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ पे हम वापस घूम के आते हैं। स्नेल्स लॉ में हमने क्या देखा था अभी? हमने ये देखा था कि, देखना मैं रिलेशन वापस दिखा देता हूं आपको स्नेल्स लॉ की, जो कि हमने जस्ट अभी देखी थी। कहां गई भैया? अरे भैया कहां गई? हाँ, ये हमने देखा था, है ना। यानी ये रिलेशन बोलती है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है एक्चुअल रिलेशन, ये है एक्चुअल रिलेशन। अभी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, है ना, अभी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, अभी तुम उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है भैया, इतनी थ्योरी हमें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड करेगी, और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगी। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद था, डॉक्टर को नॉर्मल पसंद नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें याद है, ये तुम्हें याद है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शनल केस। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, मुझे बताना, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए लेकिन लाइट बेंड ही ना करे?
क्या लग रहा है, पॉसिबल है? हाँ भैया है। कैसे? अगर लाइट, अगर लाइट किसी भी मीडियम पे परपेंडिकुलरली आएगी, परपेंडिकुलरली समझते होगे 90 डिग्री पे आती है, तो लाइट हमेशा सीधी जाएगी, फिर लाइट बेंड नहीं होगी, फिर लाइट बेंड नहीं होगी। ठीक है, अगर पहला केस क्या है, अगर लाइट आई और परपेंडिकुलरली आई, परपेंडिकुलरली आई तो लाइट हमेशा सीधी जाएगी, लाइट कभी बेंड नहीं करेगी, चाहे मीडियम कोई भी हो, चाहे मीडियम कोई भी हो। ये पहला केस। और एक और केस है, अगर मान लो ये एक मीडियम है एक्स, ये है मीडियम वाई, ठीक है, बट इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा सेम है ना, तो भी कोई बेंडिंग नहीं होगी, तो भी कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहां दो दो एक्सेप्शनल केस हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, जब 90 डिग्री पे आती है, और दूसरी व्हेन लाइट पासेस थ्रू मीडिया हैविंग द सेम ऑप्टिकल डेंसिटी। सेम ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब होगा तब कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। लाइट कहेगी अच्छा मैं अपने एक भाई से दूसरे भाई में जा रही हूं, तो मैं बेटा बेंड नहीं होंगी। ठीक है, ये है सिंपल सा। बताओ कोई दिक्कत? सही है, सही है। एक्सेप्शनल केस भी समझ में आ गया, लाइट कब बेंड होती है कब नहीं होती वो भी समझ में आ गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं, है ना, और डिटेल में स्टडी करते हैं। आ जाओ भैया, ये जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे थे, ये हमें समझ में तो आ गया कि एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड लाइट, वो तो हम समझ गए, हम ये रिलेशनशिप भी समझ गए जो आपने बताई। लेकिन मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ भाई। अगर किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का, चाहे वो ग्लास हो वाटर हो कुछ भी हो, उसका अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एक सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखना, सी बाय वी। अब तुम बोलोगे भैया सी बाय वी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को हम सेम ही अज्यूम करते हैं यहां पे, ठीक है। और वो कितनी होती है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मैंने आपको शुरू में शायद बताया भी था। ठीक है, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। अगर आपको दो चीजें पता है ना, सी तो देखो सबको पता है, सी तो सबको पता है, बट अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पता है ना, तो आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो इस बेसिक फॉर्मूले से। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है बेटा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं इस पहले फॉर्मूले पे। मान लो लाइट जो है वो वाटर में जा रही है, वो वाटर में जा रही है ना, वो वाटर में जा रही है, और हमें यह पता है कि वाटर के अंदर, वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी होती है। तो आप मुझे बताओगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? चलो, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना था, सी बाई वी का फॉर्मूला लगाना था। सी की वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, और वी की वैल्यू हमें गिवन है, तो कितना आ जाएगा 3/2।
यानी 1.5। 1.5। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, है ना। इसके पास कोई रिश्ता नहीं है, ये भी तुम्हारी तरह है, अकेला तन्हा, कोई नहीं है इसके पास। तो ये क्या है, ये यूनिटलेस है। ये क्या है बेटा, ये यूनिटलेस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा और हाई लेवल पे चला जाऊं, थोड़ा सा और हाई लेवल पे चला जाऊं, बताओ बताओ। नहीं जाता, अभी नहीं जाता। अभी जाऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अभी अभी नहीं चलते, अभी नहीं चलते। अभी वापस आते हैं स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, डेफिनेशन याद रखना, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, है ना। यानी क्या होता है कि जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये एयर है, ये एक मीडियम है जो कि है ग्लास, ठीक है। लाइट आई, टकराई, और क्या हो गया कि जो लाइट थी वो ऐसे दूर चली गई, ठीक है। समझ लो, इमेजिन कर लो, अभी के लिए इमेजिन कर लो, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कैसे निकालोगे। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो साइन आई कितना है, साइन 30 डिवाइड बाय साइन 60। अब तुम्हें साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू यहां पे याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाई भी थी, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाई भी थी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। जब भी हम ऐसी चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, नीचे वाले टर्म को समझ लो, नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, कैसे, मल्टीप्लाई में ले जाओ और रेसिप्रोकल कर दो, ऐसे ऐसे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/√3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1/√3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1/√3। आ गया, आ गया, बेसिक था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ रहा है क्या बेटा, होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। अब देखो अलग अलग मीडियम्स हैं, अलग अलग मीडियम्स हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जितना गाढ़ा मटेरियल होगा, जैसे कि डायमंड, डायमंड का डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। ये टेबल है आपकी एनसीईआरटी के अंदर की, अगर आप देखोगे एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के आसपास ही होता है, 1 लेंगे, ठीक है। आइस का ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा, अल्कोहल का और ज्यादा होगा, केरोसिन का और ज्यादा होगा, क्वार्ट्ज का ज्यादा होगा, बेंजीन का, और फिर ग्लास, ग्लास का और ज्यादा हो गया, 1.52 आ गया, ठीक है। और अगर मैं डायमंड पे जाऊंगा तो डायमंड देखो कितना है, 2.42। यानी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, दो मीडियम है, एक ग्लास एक डायमंड, मुझे एक बात बताओ किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी, आंसर क्या दोगे, चैट में लिखो, आंसर क्या दोगे। ऑब्वियस सी बात है भैया, डायमंड देंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बेंडिंग ज्यादा होगी। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक मिनट ना, अभी मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, वो हम आगे बताएंगे। अभी के लिए, अभी के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। या फिर पहले इसको ही समझ लेते हैं, आ जाओ।
इसको समझ लेते हैं। मुझे ऑनेस्टली बताओ, मैंने स्टार्ट करा रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। मैंने तुम्हें बताया क्यों बेंड होती है, स्पीड की वजह से। फिर मैंने तुम्हें बताया कि आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, डॉक्टर को नॉर्मल नहीं है पसंद, वो तुम्हें क्लियर हो गया। फिर मैंने तुम्हें दो लॉ बताए। सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर मैंने तुम्हें बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तीन रिलेशन बताई मैंने तुम्हें। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग, है ना, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक फॉर्मूला बताया, सी बाई वी, उस पर मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? मुझे पता है नए टॉपिक है, बट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो समझ आ रहा है ना? इतना बता दो। ठीक। ठीक। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लो। इस साल भी पेपर में इससे सवाल आया था। ग्लास स्लैब के डायग्राम से हर साल सवाल आता है, हर साल। ठीक है। अब ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब ईंट होती है, ऐसे समझो। ईंट देखिए, ईंट जिससे घर बनता है, ब्रिक। ये होता है ग्लास की ब्रिक। किसकी ब्रिक? ग्लास की, जो कि पूरे ग्लास की बनी हुई है। ठीक है। आ जाओ भाई, अब देखते हैं अब ये इतना स्पेशल क्यों है। इतना स्पेशल क्यों है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, देखो, ये है ग्लास की ब्रिक। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, जब लाइट आएगी और लाइट टकराएगी तो लाइट कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। तो जब एयर से ग्लास में जाएगी तो एयर क्या है? एयर है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। मुझे खुद सोच के बताओ, आर डी शर्मा को क्या पसंद था? नॉर्मल पसंद था, तो लाइट खुद ब खुद नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यानी लाइट आई 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 टकराई और जानी चाहिए थी सीधी, बट कहां बेंड हो गई? इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ये देखो यहां पे ऐसे बेंड हो गई। ठीक है। हाँ। अब लाइट सीधी 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 जा रही है, बट लाइट जब बाहर निकलेगी ग्लास से, तो अब अंदर ग्लास है, बाहर एयर है। यानी अब देखना, अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। डॉक्टर को क्या पसंद था? डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं थे। तो यानी अब ये जो लाइट है जो कि यहां टकराएगी, वो लाइट नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड नहीं करेगी, बल्कि वो नॉर्मल से दूर भागेगी। वो नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है। इस डायग्राम को एक बार अगले पेज पे खुद से बनाते हैं, उससे तुम्हें और क्लियर होगा। एक रेक्टेंगल बनाओ, खुद से बनाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ। लाइट आई, लाइट टकराई, है ना? जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट क्या करती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। कहां पे बेटा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है भैया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। बट अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? देखना बेटा, अब क्या होगा? बताओ, सोचो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यही लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कहां जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाने लगेगी। यही लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाने लगेगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। क्यों? क्योंकि अब ये डेंसर है, ये रेयरर है, डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है। ठीक है। अब इसके थोड़ा सा ना मैं आपको एंगल्स वगैरह बता देता हूं, आ जाओ देख लो। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज बेटा यहां पे ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं आर बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं आर बोल देता हूं। ठीक है। अब यहां पे भी तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा तो एक एंगल यहां बना, एक एंगल यहां बना। ठीक है। अब एक चीज समझना, ये नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, ये आपस में दो पैरेलल हैं। अच्छा, तुमने मैथ्स में एक पढ़ा होगा, अब मुझे एग्जैक्टली उस थ्योरम का नाम याद नहीं है, इंटीरियर अपोजिट एंगल करके कुछ होता था मैथ में। क्या होता था? इंटीरियर अपोजिट एंगल करके कुछ होता था ना, है ना? तो ये देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे मैथ्स के हिसाब से, है ना? है ना? दो पैरेलल लाइंस होती थी, उसके बीच में ऐसे होता था, तो ये और ये दोनों बराबर होते थे। ये वो सेम केस है, तो ये और ये बराबर होगा। याद है? हाँ भैया, याद है। ठीक है। अब जब लाइट फाइनली बाहर निकलेगी तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे? एंगल, अच्छा, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है।
एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है ना। और ये जो रे है, ये जो रे है जो बाहर निकल रही है, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या? इमरजेंट रे, क्योंकि रे बाहर निकल रही है, इसको हम बोल रहे हैं इमरजेंट रे। ठीक है, ठीक है, इमरजेंट रे। ठीक है, अब इतना तो भैया हमें समझ में आ गया। अब यहां पे एक दो कॉन्सेप्ट और हैं बेटा, बस। पहला कॉन्सेप्ट, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बराबर आएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बराबर आएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू दी एंगल ऑफ इंसिडेंट, दोनों बराबर होंगे। और ये दोनों ज्यादा होंगे किससे? क्यों? अरे खुद देखो ना, लाइट अंदर बेंड करी है, लाइट अंदर बेंड करी है ना, है ना, लाइट अंदर बेंड करी है। और जब लाइट अंदर बेंड करी है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल छोटा होगा, और यहां पर भी लाइट बाहर बेंड करी है तो एंगल ज्यादा होगा। तो यानी ये रिलेशन, ये रिश्ता तुम्हें याद रखना है। ग्लास स्लैब के केस में इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं। ग्लास स्लैब के केस में ये आपको रिलेशन याद रखनी है, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगली चीज, अगली चीज, इमेजिन करो तुम्हारे जीवन में कोई आया ही नहीं होता और तुम डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होते, तुम सीधे रास्ते पे चलते जाते। अब लाइट के जीवन में अगर ग्लास स्लैब नहीं आया होता और ग्लास स्लैब, लाइट सीधी 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 चलती जाती, तो लाइट कहां पहुंच जाती? अगर ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट सीधी 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 सीधी, और लाइट ऐसे बाहर निकल जाती। हाँ है ना, है ना। बट जैसे तुम्हारे जीवन में कोई आया, वैसे इसके जीवन में भी ग्लास स्लैब आया, जिसकी वजह से लाइट थोड़ी भटक गई, है ना, है ना। हाँ, तो यहां पर एक टर्म होती है, यहां पर एक टर्म होती है कि एक्चुअली में लाइट जो इंसिडेंट रे थी और जो इमरजेंट रे है, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसको? ये जो पैरेलल, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेट। ठीक है, तो आप अब सारी चीजों को यहां से नोट कर सकते हो, मैं आपको आगे दिखा भी देता हूं, डेफिनेशन यहां पे होगी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? द साइडवे शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखो ये है, ये थी पूरी की पूरी इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता होना चाहिए, बस मैंने इसलिए बताया। ठीक है, इसलिए बताया। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, बाहर निकल रहे हैं, और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वाला रिश्ता तुम्हें याद रखना है। ठीक है, फाइनली इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर समझ आए तो चैट में पीके लिखो। बताओ। छुट्टी। यार मैं इतने ध्यान से, इतने प्यार से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और स्पैम चल रहा है, स्पैम चल रहा है, छुट्टी 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 छुट्टी, 6 बज गए छुट्टी कर दो। मैंने कल भी बोला था कि इस टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक बार ध्यान से समझ लेना, पर तुम्हें नहीं करना। ऐसा करो फिर तुम जाओ यार, छोड़ो, छोड़ो तुम जाओ। ठीक है,
चलो ठीक है, क्लास खत्म करता हूँ।